नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जो है आजीविका का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्व सहायता समूहों को दिया गया है। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो है स्व सहायता समूहों के संबंध में संपूर्ण डिटेल को देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट करा दिया गया है आजीविका का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, यूनिट 3 में दिया गया है स्व सहायता समूह। तो इसमें जो है यूनिट 3 थोड़ा बड़ा यूनिट है, तो इसको जो है लगभग 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो पहले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्व सहायता समूहों को। तो मुख्य रूप से इसमें स्व सहायता समूह का जो जितना भी डिटेल है, इसका जो है इतिहास से लेकर स्व सहायता समूह के इतिहास से लेकर के हम जो है इसमें कौन कौन पदाधिकारी रहेंगे, इसका गठन कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या पात्रता होता है, इनका बैंक खाता कैसे खोला जाता है, इन सब पूरा डिटेल स्व सहायता समूह के संबंध में जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं स्व सहायता समूह आखिर होता क्या है। देखिए, स्व सहायता समूह आपके लिए नया नहीं है। इससे पहले हम जो ग्रामीण विकास पढ़ रहे थे, तो ग्रामीण विकास पढ़े हैं, उसमें हमने जो है स्व सहायता समूहों के संबंध में कुछ जो है तथ्यों को पढ़ा था। ठीक, तो वही जो है इसमें भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्व सहायता समूह को अगर परिभाषित करें तो स्व सहायता समूह अपने आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक हालत में सुधार के लिए एकत्र हुए लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है। तो देखिए, लोगों का संगठन ही क्या कहलाएगा, समूह कहलाता है, समूह। और इसमें स्व सहायता समूह, तो इसमें कैसे रहेंगे, आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक हालत में सुधार के लिए स्वैच्छिक रूप से अर्थात अपनी इच्छा से जो है लोगों द्वारा एक समूह बनाया जाता है, उसी समूह को जो है स्व सहायता समूह कहा जाता है। देखिए, इसमें स्वैच्छिक संगठन होता है एक, अर्थात वे अपनी इच्छा से इस संगठन में शामिल होते हैं। यह आपसी विश्वास और सहयोग के आधार पर काम करने वाला एक अनौपचारिक संगठन होता है। तो देखिए, यह कोई औपचारिक संगठन नहीं है, यह एक अनौपचारिक संगठन है। तो इसे अगर प्रकार इसका पूछा जाए तो याद रखेंगे, अनौपचारिक संगठन है और साथ ही स्वैच्छिक संगठन है, अर्थात अपनी इच्छा से शामिल होते हैं इसमें। चलिए अब देखिए इसका जो है गठन। तो देखिए, स्व सहायता समूह के गठन के लिए किसी नियम अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए किसी नियम अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता कब पड़ती है, जब सदस्यों की संख्या 20 से अधिक हो। तो 20 सदस्यों से अधिक अगर स्व सहायता समूह बने तब उसे पंजीकरण करने की आवश्यकता पड़ेगा। एक ही ग्राम, मोहल्ले, टोले के समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले 10 से 20 व्यक्ति मिलकर बैठक में समूह गठन के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेकर समूह का गठन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सदस्य 10 से 20 होते हैं, 10 से 20 सदस्य जो है स्व सहायता समूह में होते हैं। अगर इससे 20 से अधिक सदस्यों का स्व सहायता समूह बनाना हो तब उसके लिए जो है यह अधिनियम क्या किसी नियम के यहाँ जो है पंजीयन कराना होता है, जिसके लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार का जो है सोसाइटी अधिनियम चलता है, उसी के अंतर्गत जो है क्या कराना पड़ता है, पंजीकृत कराना पड़ता है। ठीक, अगर 20 से अधिक हो तब की स्थिति में। तो यह हो गया सामान्य परिचय स्व सहायता समूह के संबंध में। उसके बाद देखिए, अगर हम स्व सहायता समूहों के इतिहास को देखें, इसका गठन आखिर कब से प्रारंभ हुआ है, अगर इसके इतिहास को देखें तो सबसे पहले भारत के गुजरात राज्य में इला भट्ट के नेतृत्व में 1974 से महिलाओं द्वारा गठित स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में प्रथम प्रयास माना जाता है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, भारत में गुजरात राज्य में इला भट्ट के नेतृत्व में, इला भट्ट महिला है, उनके नेतृत्व में 1974 में एक महिला स्व सहायता समूह गठित किया गया था, जो सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में जो है प्रथम प्रयास था। तो इसे ही जो है इला भट्ट के नेतृत्व में जो गुजरात में बनाया गया पहला महिला स्व सहायता समूह है, उसे ही जो है भारत का प्रथम महिला स्व सहायता समूह के नाम से जाना जाता है, जो 1974 में बनाया गया था। देखिए, बाद में इसी को जो है विस्तृत रूप किनके द्वारा दिया गया था, बांग्लादेश के श्री मोहम्मद यूनुस। तो देखिए, श्री मोहम्मद यूनुस, इनका नाम अभी जो है आप करंट में पढ़ ही रहे होंगे कि इन्हें जो है अभी क्या बनाया गया है, बांग्लादेश के अभी जो है इन्हें वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाया गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, पहले ये जो है चीफ एडवाइजर रहे, उसके बाद इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है मोहम्मद यूनुस को। तो इन्हीं के द्वारा जो है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने 1976 में से सूक्ष्म वित्त को आधार मानकर अनेक स्व सहायता समूहों का सृजन किया था। तो इन्हीं के द्वारा 1976 में जो है बहुत सारे स्व सहायता समूहों का सृजन किया गया, जिससे गरीबी कम करने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस को 2005, तो देखिए यहाँ 2005 लिखा गया है, ये गलत दिया गया है यहाँ, तो ये 2006 में दिया गया था। 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मोहम्मद यूनुस को। ठीक, तो इसे आप सुधार कर लेंगे, 2005 नहीं 2006 में दिया गया था। चलिए, उसके बाद अगर हम स्व सहायता समूहों के उद्देश्य को देखें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना, गरीबी उन्मूलन, लघु उद्यमिता को बढ़ावा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, गरीबों को बैंकिंग सेवाएं अर्थात बचत जमा एवं ऋण प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं स्व सहायता समूहों के। अब देखिए, स्व सहायता समूहों की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, तो स्व सहायता समूहों की आवश्यकता को अगर देखें तो सबसे पहले तो आपसी सहयोग के लिए, आपसी सहयोग बनाने के लिए स्व सहायता समूह। उसके बाद दूसरा, संगठन में शक्ति होती है, इसलिए स्व सहायता समूह
समूहों का, महाजन के शोषण से मुक्ति पाने के लिए, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए, सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ लेने के लिए, बचत की भावना को विकसित करने के लिए, एक छोटे बैंक के रूप में जो हर समय उपलब्ध हो कार्य करने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसकी आवश्यकता देखने को मिलता है। तो ये छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप बना के जो है इस प्रकार हम जो है स्व सहायता समूहों के आपसी सहयोग देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग रहे हैं तो उसमें शक्ति ज्यादा देखने को, संगठन में शक्ति होती है। ठीक, और महाजनों के शोषण से मुक्ति, तो महाजनों से जो छोटे छोटे क्या उधार लिए जाते हैं उससे अब जो है मुक्ति मिल जाएगा। यहाँ स्व सहायता समूहों को बैंकों द्वारा जो है डायरेक्ट लोन उपलब्ध कराए जाते हैं। सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए, सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ और बचत की भावना को विकसित करने तथा छोटे बैंक के रूप में भी यह कार्य करता है। ठीक, स्व सहायता समूहों को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में नाबार्ड द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। तो इसे जो है एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में नाबार्ड द्वारा 1992 में इसको प्रारंभ किया गया था स्व सहायता समूहों को। चलिए अब आगे देखिए, स्व सहायता समूहों के अगर प्रकारों को देखें तो इसके प्रकारों को जो है 3 आधार पर इसके प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। स्व सहायता समूह 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला एक होता है आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर देखें तो आर्थिक आधार में किसे रखा जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वाले सदस्यों का समूह बनाया जाएगा, और दूसरा जो है गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले सदस्यों का जो है समूह बनाया जा सकता है। तो ये 2 प्रकार के आर्थिक आधार पे। और वही लिंग आधार पे देखें तो पुरुषों का समूह अलग हो सकता है, महिलाओं के अलग समूह बनाया जा सकता है, और वही मिश्रित जिसमें पुरुष और महिला दोनों हो, पुरुष और महिला दोनों हो, उसे भी जो है एक बनाया जा सकता है मिश्रित समूह के रूप में। तो लिंग आधार पर 3 समूह बनाए जा सकते हैं। और चौथा देखें विशेष उद्देश्यों के आधार पर, तो जैसे आजीविका मिशन के लिए बनाएगा तो आजीविका मिशन समूह, वही नवा अंजोर के लिए समाहित समूह, तो ये नवा अंजोर के लिए बनाया जाएगा। तो विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया समूह भी होगा। सिंचाई परियोजनाओं के समूह, महिला बाल विकास संबंधी जैसे रेडी टू ईट के लिए हो गया, पोषण आहारों के लिए होगा, ये महिला बाल विकास संबंधी समूह हो जाते हैं। जल ग्रहण मिशन के लिए समूह बनाया जा सकता है, तो ये विशेष उद्देश्यों के लिए बनाया जाने वाला समूह, ये बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए स्व सहायता समूहों के लक्षण। तो स्व सहायता समूह में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो इसमें नियमानुसार साप्ताहिक बैठक का रचना होता है। तो देखिए इसमें तो ये पंच सिद्धांत को हम उसमें भी पहले थे, ग्रामीण विकास में पंच सिद्धांत या पंच सूत्र कह सकते हैं स्व सहायता समूह के, जिसके अंतर्गत नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक उधार, नियमित ऋण की वापसी, सही हिसाब किताब रखना, ये 5 सिद्धांत होते हैं स्व सहायता समूहों की सफलता के। तो इन 5 सिद्धांतों को जो है अच्छे से फॉलो करके जो है कोई भी स्व सहायता समूह को जो है सफलता प्राप्त होता है। तो देखिए इसी को जो है इसके लक्षण के रूप में देखा गया है। नियमानुसार साप्ताहिक बैठक करना, ग्राम संगठन की बैठक में हर माह मासिक रिपोर्ट लेकर हाजिर होना, समूह की बैठक में ही लेन देन की चर्चा होनी चाहिए, ऋण का सही किस्तों में भुगतान करना चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए, अर्थात जो पदाधिकारी रहेंगे, अध्यक्ष, सचिव और जो कोषाध्यक्ष है उन सबका जो है परिवर्तन करना चाहिए, बुक कीपर प्रशिक्षित होना चाहिए। तो बुक कीपर का भी एक पद होता है, उसे जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, तो यह प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रति माह मासिक प्रतिवेदन ग्राम संगठन को भेजना चाहिए, तो ग्राम संगठन को प्रति माह अपना मासिक प्रतिवेदन भेजना चाहिए। समूह का सभी लेन देन सभी सदस्यों को मालूम होना चाहिए, अर्थात ये पारदर्शिता के लिए है। सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करना चाहिए, प्रतिवर्ष ऑडिट होना चाहिए, तो इसका प्रतिवर्ष जो है ऑडिटिंग होना चाहिए, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा होना चाहिए। तो ये सभी लक्षणों के दिखाई देते हैं हमें स्व सहायता समूहों में। ठीक, और ये बाकी जो 5 सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना है। नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक उधार, नियमित ऋण वापसी और सही हिसाब किताब, ये 5 सिद्धांत आपको याद रखना ही है। अब उसके बाद देखिए इसके सदस्यों की संख्या देखिए, स्व सहायता समूहों में अलग अलग क्षेत्र में जो है इसके सदस्यों की संख्या क्या होगा। तो अब सबसे पहले अगर हम सामान्य समूहों की बात करें, सामान्य समूह की बात करें तो उसमें न्यूनतम सदस्य 10 होंगे और अधिकतम सदस्य 20 होंगे। दूसरा है विकलांग एवं दुर्गम क्षेत्र के समूह, तो इसमें जो है न्यूनतम 5 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। और विशेष समूह, तो विशेष समूह जैसे हम देखें अभी विशेष उद्देश्य से बनाए गए जो समूह रहेंगे, जैसे लघु सिंचाई, नवा अंजोर, इन सब समूहों में जो है कम से कम कितने 2 सदस्य होंगे और अधिकतम कितने 5 सदस्य होंगे। कम से कम 2 और अधिकतम 5 सदस्य होते हैं विशेष उद्देश्य से बनाए गए समूहों के लिए। ठीक, तो ये सदस्यों की संख्या होती है। इसके बाद देखिए महिला स्व सहायता समूह के घटक, तो इसमें क्या क्या घटक शामिल होते हैं उसे देखिए। तो महिला स्व सहायता समूह में सबसे पहले तो इसकी सदस्य संख्या, तो इसके लिए सदस्य संख्या कितना होता है, सामान्य क्षेत्र में 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। और आदर्श रूप से अगर एक समिति की बात करें तो इसमें 12 से 16 सदस्य जो है आदर्श स्थिति मानी जाती है। तो जो जहां 12 से 16 सदस्य हो जिस स्व सहायता समूह में, उसे जो है एक आदर्श स्व सहायता समूह के रूप में जाना जाता है। समूह में
20 से अधिक सदस्य होने पर छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसे मैं पहले ही आपको बताया कि अगर 20 से अधिक सदस्य हैं तो उसे जो है छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 में पंजीकृत होना आवश्यक होता है। इस अधिनियम को हम जो है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लास्ट में। बिना पंजीकरण के ऐसे समूह जिनकी सदस्य संख्या 20 से अधिक ही वो उन्हें बैंक ऋण नहीं देता है। तो 20 से अधिक संख्या वाले अगर कोई समूह है और वो पंजीकृत नहीं है तो उन्हें बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। और देखिए, समूह में एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति समूह का सदस्य हो सकता है। किसी एक परिवार का किसी एक व्यक्ति को शामिल किया जाता है समूह में। और देखिए, समूह के लिए एक और कंडीशन होता है, समूह के सदस्य जो है एक ही मोहल्ले के हो, एक पारा को हो, या एक टोला या एक ग्राम के होने चाहिए। समूह के सदस्य की आयु की बात करें तो इनकी आयु कितना होना चाहिए? 68 से 65 वर्ष। तो इसका जो है राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया आयु है 68 से 65 वर्ष की आयु की जो है समूह में समूह का गठन कर सकते हैं। 68 से 65 वर्ष, सॉरी 18 से 65 वर्ष। और देखिए, वही छत्तीसगढ़ में यह आयु की सीमा कितना रखा गया है? 18 से 58 वर्ष रखा गया है। याद रखेंगे, 18 से 58 है और वही राष्ट्रीय स्तर पर 18 से 65 रखा गया है। नए सदस्यों का प्रवेश समूह गठन के बाद भी समूह की सहमति से किया जा सकता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर समूह गठित किया गया, मान के चलिए उसमें कम 10 ही सदस्य मिलकर बनाए हैं, उसके बाद बाकी जो है कोई और सदस्य को शामिल करते हैं तो सभी की जो है सहमति के साथ जो है उसमें एक बैठक आयोजित किया जाता है। उसमें जो है बैठक में सभी की बहुमत के साथ निर्णय लेकर के इसमें किसी नए सदस्य को भी जो प्रवेश दिया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, एक समूह के सदस्य समान आर्थिक स्थिति, समान विचारधारा एवं समान आर्थिक गतिविधि करने वाले होने चाहिए। तो एक समूह में जो है समान इस आर्थिक स्थिति, समान विचारधारा और समान आर्थिक गतिविधि वाले व्यक्ति हो तो उसमें जो है क्या होता है, एकदम से क्या बोलते हैं, समूह को चलाने के लिए जो है कठिनाई नहीं होता है। सबका जो है समान रोल देखने को मिलता है। और उसके बाद देखिए, गरीबी रेखा से नीचे वालों का प्रतिशत समूह के कुल सदस्यों का 80% होना चाहिए। तो देखिए, जितने सदस्य टोटल सदस्य है उसमें से 80% क्या हो, बीपीएल परिवार के सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो ये जो है 9 घटक होते हैं महिला स्व सहायता समूहों के। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं हम, स्व सहायता समूहों की बैठक। तो इनका बैठक कब कब आयोजित किया जाता है? तो देखिए, इनके बैठक जो है अनिवार्य रूप से माह में कम से कम एक बार बैठक करना आवश्यक होता है। यह अनिवार्य होता है, माह में कम से कम एक बैठक अनिवार्य होता है। समूह की बैठक साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक, अर्थात जो 15 दिन में होता है एक पक्ष में, वो किया जा सकता है। तो साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक आधार पर जो है बैठक किया जा सकता है। बैठक का स्थल सामुदायिक भवन या सभी सदस्यों के घर बारी ये हो सकते हैं। ठीक, तो ये इसका बैठक का स्थल कोई सामुदायिक भवन में किया जाएगा या कभी सभी सदस्यों के घर बारी या किसी भी सदस्य के जो है घर या बारी में किया जा सकता है यह बैठक को। इसके लिए गणपूर्ति, तो गणपूर्ति रखा गया है 50% सदस्य जो है उपस्थित होना अनिवार्य होता है। टोटल सदस्य का 50% सदस्य, आधे सदस्य जो है उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसका निर्णय, समूह का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। तो सर्वसम्मति से, अगर सभी को पसंद है तभी जो लिया जाएगा। तो इसका निर्णय जो है सर्वसम्मति से। तो किसी और व्यक्ति को इसमें शामिल करना हो तो वह भी सर्वसम्मति से ही जो है इसमें शामिल किया जाता है। बैठक की कार्यवाही का विवरण निश्चित प्रारूप में लिखना चाहिए। तो यह सचिव द्वारा जो है एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है। तो इसके लिए जो सचिव नियुक्त किए रहते हैं तो इन्हीं सदस्यों में से एक सचिव रहते हैं, उनके द्वारा जो है ये बैठक की कार्यवाही को, विवरण को लिखना रहता है। ठीक, तो एक निश्चित प्रारूप रहता है, कैसे कैसे लिखना है उसे उसी प्रारूप में लिखना अनिवार्य होता है। ठीक, तो ये हो गया बैठक के संबंध में। तो माह में कम से कम एक बार होना चाहिए और गणपूर्ति 50% अधिक, और अगर बैठक स्थल तो कोई सामुदायिक भवन हो या किसी सदस्य के घर या बारी में बैठक किया जा सकता है। और निर्णय कैसे होगा? सर्वसम्मति से। और इसका कार्यवाही में जो विवरण है उसको किनके द्वारा? सचिव द्वारा लिखा जाता है। अब चलिए अगला देखिए, स्व सहायता समूहों के सदस्यों की बचत। तो इनके सदस्यों की बचत क्या होना चाहिए? तो सदस्यों की बचत 5 रुपए से लेकर के 200 रुपए या अधिक मासिक क्षमता अनुसार हो सकता है। तो इनका बचत 5 रुपए से 200 रुपए तक के, और साथ ही इससे भी अधिक हो सकता है उनके मासिक क्षमता अनुसार। बचत नियमित एवं निरंतर होना चाहिए। बचत की राशि एवं आवृत्ति का निर्धारण सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो यह सदस्यों द्वारा किया जाएगा बचत की राशि का निर्धारण। बचत तभी नियमित मानी जाती है जब देय राशि का 80% जमा हो जाए। ठीक, तो 80% अगर जमा हो जाता है तभी जो है उसे नियमित माना जाएगा। देखिए, यहां नोट पॉइंट याद रखेंगे। फरवरी 2025 की स्थिति में स्व सहायता समूहों के बचतों में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा सबसे अधिक था। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों का स्थान था। तो देखिए, अर्थात इनके जो बचत खाता होता है उसमें जो लोन दिया जाता है उसमें सबसे अधिक हिस्सा किनका? वाणिज्यिक बैंक को था। उसके बाद जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक का स्थान रहा है। तो बचत में देखिए, समूह द्वारा निर्धारित अनिवार्य बचत का योगदान रहता है और उसमें स्वैच्छिक योगदान, यदि समूह के सदस्यों से अधिक आय वाले सदस्य हैं तो वे भी क्या? स्वैच्छिक रूप से योगदान दे सकते हैं। बाकी जो निर्धारित रहता है उतना तो सबके लिए अनिवार्य होता है।
चलिए उसके बाद देखिए स्वैच्छिक बचत की गणना। तो स्वैच्छिक बचत की गणना समूह की मूल निधि के हिस्से के रूप में नहीं बनाया जाएगा। तो इसे जो है स्वैच्छिक बचत को इसे मूल निधि के हिस्से के रूप में नहीं बनाया जाता, इसे अलग रखा जाता है मूल निधि से। समूह की मूल निधि के एक हिस्से के रूप में तथा अंतर समूह में ऋण देने के लिए उपयोग किया जाए। स्व सहायता समूह के सदस्य उपयुक्त रूप से यह तय करेंगे कि समूह के सदस्यों द्वारा की गई स्वैच्छिक बचत पर ब्याज आय में अनुपातिक हिस्से या समूह के लाभांश देने के योग्य है या नहीं। ये सब जो है किनके द्वारा, इन सदस्यों द्वारा तय किया जाता है। चलिए अगला देखिए बैंक में खाता खोलना। तो स्व सहायता समूहों का बैंक में खाता कैसे खोला जाता है उसे देखते हैं। तो बैंक खाता समूह के 3 पदाधिकारी कौन कौन से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के द्वारा बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संयुक्त हस्ताक्षर के साथ खाता खोला जाता है। तो 3 पदाधिकारियों द्वारा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष द्वारा जो है बैंक शाखा में जाकर जो है क्या खोला जाएगा, खाता खोला जाएगा। यह खाता जो है समूह के नाम पे खोला जाता है, याद रखेंगे समूह के नाम पर, व्यक्तिगत नाम पे नहीं खोला जाएगा, समूह के नाम पर। समूह गठन के 3 से 6 माह के अंदर खाता खोल देना चाहिए। बैंक में खाता खोलना है तो उसके लिए कौन कौन सी देखिए, तो 3 से 6 माह के अंदर खाता खोलना रहता है और बैंक में खाता खोलना है। उसके लिए सबसे पहला है बचत की सुरक्षा के लिए, जो बचत है उसकी सुरक्षा के लिए। दूसरा बचत पर ब्याज पाने के लिए, जो उनका सेविंग है उसकी सुरक्षा के लिए, और सेविंग पे जो ब्याज मिलेगा उनको उसके लिए। बैंक लिंकेज के लिए, तो बैंक लिंकेज को जो है हम अगले वीडियो में एकदम विस्तार से समझेंगे, उसे पूरा आगे का जो टॉपिक है बैंक लिंकेज के ऊपर है, ठीक। तो इसे समझेंगे हम बैंक लिंकेज के लिए। चौथा है सदस्यों में विश्वास के लिए, और 5वां है योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए। तो इन 5 उद्देश्यों के लिए जो है बैंक खाता खोलना अनिवार्य होता है। देखिए बैंक खाता संचालन के लिए समूह के 3 सदस्यों का चयन समूह द्वारा किया जाएगा। किन्हीं 2 सदस्यों के हस्ताक्षर से बैंक से राशि का आहरण किया जाएगा, ठीक। तो 3 सदस्यों को चुना जाता है। इन 3 सदस्यों में से किन्हीं 2 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही बैंक से जो है राशि निकाला जा सकता है, ठीक। अब चलिए अगला देखिए, बैंक में खाता खोलने के बाद स्व सहायता समूहों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। तो कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है? पहला तो समूह का प्रस्ताव पत्र, दूसरा समूह की नियमावली की प्रति, तीसरा समूह के अध्यक्ष एवं सचिव की फोटो, चौथा अध्यक्ष और सचिव की परिचय हेतु किसी खातेदार सरपंच के हस्ताक्षर, समूह के नाम की सील, समूह के पदाधिकारियों से नमूना हस्ताक्षर। तो ये 6 जो है दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं बैंक खाता खोलने के बाद बैंक में, ठीक। उसके बाद देखिए स्व सहायता समूहों के गठन और संचालन। तो इनका गठन और संचालन कैसा होगा? कम से कम 2 से 3 प्रारंभिक बैठकों में समूह की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व पर लोगों की समझ विकसित करने के पश्चात समूह पुनर्गठन या गठन किया जाएगा। तो पहले शुरू में जो है 2 या 3 बैठक किया जाएगा, उसमें जो है समूह की क्या आवश्यकता रहेंगे, क्या उद्देश्य रहेंगे, इनके क्या महत्व रहेंगे, इन सब पर चर्चा करने के पश्चात उसके पश्चात ही एक नया समूह का गठन किया जाता है। और इस समूह के गठन में जो है सबसे अधिक प्राथमिकता किसे दिया जाएगा? महिला समूहों को। महिला समूहों को प्राथमिकता दिया जाएगा हर काम के लिए, चाहे लोन देना हो, तो इसलिए जो है महिला स्व सहायता को प्राथमिकता दिया जाता है। देखिए इसमें सदस्य शुल्क कितना होता है? तो सदस्य शुल्क 10 रुपए न्यूनतम, तो न्यूनतम 10 रुपए सदस्य शुल्क रहता है। नेतृत्व क्षमता विकास हेतु सभी सदस्यों को वार्षिक या अर्धवार्षिक आधार पर समूह में नेतृत्व का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इसमें सभी सदस्य को जो है कभी ना कभी जो है उन्हें नेतृत्व करने, उसका अध्यक्ष वगैरह बनने का जो है, पदाधिकारी बनने का जो है मौका दिया जाएगा। अब चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समूह के सदस्यों का आचार संहिता क्या होना चाहिए। तो समूह के लिए आचार संहिता क्या होना चाहिए, अर्थात उनके नियमावली क्या होना चाहिए। आचार संहिता अर्थात नियमावली है। तो इसके आचार संहिता में देखिए समूह अपने लिए एक आचार संहिता बनाएगा जो खुद समूह द्वारा बनाया जाएगा। समूह के नियम सभी सदस्यों की सहमति से तय होंगे। समूह को प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची तय करने और कार्यसूची के अनुसार चर्चा करने में सक्षम होना चाहिए। सदस्य को नियमित बचत के जरिए अपना समूह निधि बनाना चाहिए। समूह को समूह बैठक में के सभी नियमित सदस्यों से न्यूनतम स्वैच्छिक बचत राशि संग्रहित कर पाने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार संग्रहित बचत की कायिक निधि होगी। समूह निधि का इस्तेमाल सदस्य को आंतरिक ऋण देने के लिए किया जाना चाहिए। समूह को वित्तीय प्रबंधन मानदंड विकसित करना चाहिए जिसमें कर्ज स्वीकृति प्रक्रिया, वापसी विवरण व ब्याज दर का उल्लेख हो रहे हो। तो ये सभी आचार संहिता होते हैं समूहों के लिए, ठीक। अब चलिए समूह के पदाधिकारी, तो हम जिन 3 पदाधिकारी की बात कर रहे हैं उनके संबंध में अब देखिए। तो इसमें 3 पदाधिकारी होते हैं, कौन कौन से? एक अध्यक्ष होंगे, दूसरा सचिव और तीसरा कोषाध्यक्ष। तो समूह के सुचारू रूप से संचालन हेतु समूह में से अपने सदस्यों में से जो है 3 पदाधिकारी बनाए जाते हैं। एक अध्यक्ष होंगे, दूसरा सचिव और तीसरा कोषाध्यक्ष। इनका चयन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। पदाधिकारी के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सबसे कमजोर सदस्य को सबसे पहले पदाधिकारी बनाने का मौका मिलेगा। तो जो सबसे ज्यादा सामाजिक और
आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें पहले मौका दिया जाएगा पदाधिकारी के रूप में। पदाधिकारी का चुनाव अधिकतम 2 वर्षों के लिए होगा, तो 2 वर्ष के लिए कोई एक पदाधिकारी रहेगा। उसके बाद नियमित अंतराल पर पदाधिकारियों का बदलाव कर सभी सदस्यों को पदाधिकारी बनने एवं नेतृत्व करने का मौका प्रदान किया जाता है। तो 2-2 वर्ष के लिए बनाया जाता है और सभी सदस्यों को जो है पदाधिकारी बनने का जो है मौका दिया जाएगा। अब इन पदाधिकारियों के काम क्या होते हैं उन्हें अब देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले अध्यक्ष के कार्य देखिए, तो अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होंगे। तो अध्यक्ष का पहला कार्य है अपने समूह का संचालन करना, दूसरा अपने समूह के विभिन्न मंचों जैसे ग्राम संगठन इन सब में प्रतिनिधित्व करना, तीसरा है समूह के बैंक खाते का संचालन करना, चौथा है बैठक बुलाना और उसका अध्यक्षता करना, पांचवा है सदस्यों द्वारा लाए प्रस्ताव को रखना एवं उस पर चर्चा करवाना, अगला है निर्णायक मत देना। तो अंतिम निर्णायक मत जो है दिया जाता है अध्यक्ष द्वारा। सदस्यों की उपस्थिति पर ध्यान देना, आपसी झगड़ों को आम सहमति से सुलझाना। तो ये सभी कार्य होते हैं अध्यक्ष के। उसके बाद चलिए अगला देखिए सचिव के कार्य। तो सचिव के क्या कार्य होंगे। तो अपने स्व सहायता समूह के रोजगार और प्रशासनिक मामलों के लिए उत्तरदायी होगा। सचिव अपने समूह के सभी खाता बही को लिखवाने एवं सुरक्षित रखने के लिए भी जिम्मेदार होगा। अपने समूह की बैठक आयोजित करने संचालन करने के लिए जिम्मेदार सचिव होगा। बैठक की कार्यवाही को बैठक में लिखेगा, सचिव को लिखने का कार्य इसे पहले भी देखे हैं। बैंक खाता का संचालन करना तो ये भी सचिव के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे ये ग्राम पंचायत का सचिव नहीं होता है, ये स्व सहायता समूह का सचिव होगा जो उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को बनाया जाता है। उसके बाद देखिए कोषाध्यक्ष के कार्य। तो कोषाध्यक्ष के कार्य तो ये अपने समूह की सभी वित्तीय लेन देन एवं अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार रहता है। तो सभी वित्तीय लेन देन के लिए जिम्मेदार। कोषाध्यक्ष अपने समूह के सभी संपत्तियों के सही रख रखाव के लिए जिम्मेदार होगा। समूह के पैसे का हिसाब किताब रखना, ऋण की किस्तों को जमा लेना, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक खातों का संचालन करना। तो ये सभी जो वित्तीय संबंधी कार्य है वे किसके रहेंगे, कोषाध्यक्ष के रहते हैं। अब देखिए इसमें जो है सदस्य रहेंगे, सदस्यों का कार्य उनका उत्तरदायित्व क्या होता है। तो पदाधिकारियों का होगा 3 पदाधिकारी का। उनके बाद जो उनके सदस्य को देखिए, तो सदस्यों के कार्य और उत्तरदायित्व में तो सभी सदस्य समूह में एकता एवं सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करेंगे। सभी सदस्य समान अवसर पैदा करेंगे एवं सदस्यों को प्रोत्साहित करेंगे। सभी सदस्य आवश्यक संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से प्रयोग एवं प्रबंधन करेंगे। चौथा, समूह के सभी सदस्यों का दायित्व होगा कि जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले सदस्यों से ऋण वसूल करने के लिए सामूहिक कार्यवाही करेंगे। सभी सदस्य विकास संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और सेवा भावना के साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी लेंगे। सभी सदस्य समूह की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। सभी सदस्य समूह की बैठक में अनुशासन बनाए रखेंगे एवं नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे। ठीक, तो ये सभी जो है सदस्यों के कार्य रहेंगे। ये क्या है, ये सभी कार्य के माध्यम से ही जो है एक समूह को जो है एकदम सशक्त बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, ये इसका पालन करना सभी को अनिवार्य होता है। उसके बाद चलिए पदाधिकारियों का चयन। तो पदाधिकारियों का चयन कैसे किया जाता है, तो वही हम देखे हैं लोकतांत्रिक आधार पर, अर्थात जो है बहुमत के आधार पर किया जाएगा। तो पदाधिकारियों को चयन आम सहमति के आधार पर किया जाएगा। यदि एक पद के लिए 2 से अधिक दावेदार होते हैं तो वैसे परिस्थिति में 2/3 बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो उसमें वोट कराया जाता है। वोट के माध्यम से ये जो है वोट सामान्य रूप से कराया जा सकता है। इसमें जो है या तो चिट्ठी बनाकर डाल सकते हैं या हाथ खड़ा कर आगे किया जा सकता है। वोटिंग तो सामान्य रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रहता है। ठीक, तो इसमें जो है जिन्हें ज्यादा बहुमत मिल रहा है उन्हें जो है सदस्य बनाया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पदाधिकारियों का चक्री बदलाव। तो इनका चक्री बदलाव प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है, हम पहले ही चर्चा किए हैं। तो पदाधिकारियों का चक्री बदलाव, स्व सहायता समूह द्वारा पदाधिकारियों का चयन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। 2 वर्ष के बाद पुनः समूह के 1/3 पदाधिकारियों के लिए चुनाव होगा ताकि समूह के अन्य सदस्यों को भी समूह के नेतृत्व करने का मौका मिल सके। 1/3 अर्थात जो 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, उसमें से एक का जो है होता है प्रति 2 वर्ष में जो है किसी एक का चुनाव किया जाएगा। तो इस प्रकार 1/3 पदाधिकारी का चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है। चलिए अगला देखिए नियमावली में अगर संशोधन करना हो, तो अगर नियमावली बना हुआ है समूह का उसका में संशोधन करना है तो संशोधन करने के लिए कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। तो 2/3 बहुमत के साथ जो है नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। अगर समूहों का विघटन करना है तो समूह का विघटन समूह की कुल देनदारी समायोजन के बाद, तो कुल देनदारी समायोजन हो जाने के बाद 2/3 मतों द्वारा आम सहमति के आधार पर इसका विघटन किया जा सकता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए स्व सहायता समूहों का पूंजीकरण। तो ये प्रोसेस को बताया गया है, प्रक्रिया है ये पूंजीकरण का। इसी को आप समझ सकते हैं बैंक लिंकेज कहा जाता है। तो ये बैंक लिंकेज की प्रक्रिया है जिसमें देखिए इसे हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बैंक लिंकेज में तो सबसे पहले तो जो
पहला बैठक होता है उसमें क्या करना चाहता है, इंटरनली लेंडिंग किया जाता है, अर्थात जो स्व सहायता समूह है उसका जो है आंतरिक रूप से उसका गठन किया जाएगा पहले बैठक में। उसके 2 महीने के अंदर जो है स्व सहायता समूह के लिए एक बैंक अकाउंट खोला जाता है। उसके 3 से 4 महीने के अंदर रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा, RF रिवॉल्विंग फंड बनाया जाता है। फिर 6 से 8 मंथ के अंदर जो है CIF होता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड अर्थात सामुदायिक निवेश निधि, तो इसका निर्माण किया जाता है 6 से 8 मंथ में। और वही जो है 6 से 12 मंथ में जो है बैंक क्रेडिट इसको जो है ऋण लेने के लिए जो है पात्र हो जाते हैं। ठीक, तो ये जब प्रक्रिया चलता है ये किसके अंतर्गत, बैंक लिंकेज के अंतर्गत जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसे। इन सबको रिवॉल्विंग फंड क्या होता है, CIF क्या होता है, इन सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं उसमें। चलिए उसके बाद देखिए इसमें पुस्तक का संचालन, तो एक जो है बुक कीपर भी किया जाता है, एक बुक कीपर का पद रखा जाता है इसी में। तो सदस्यों में से किसी एक को जो है बुक कीपर बनाया जाता है जो पुस्तक संचालन करते हैं, पुस्तक संचालक कहलाते हैं हिंदी में, और उसे बुक कीपर कहते हैं। तो समूह के सदस्यों में से किसी एक पढ़ी लिखी सदस्य जिसका चयन समूह के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है वह पुस्तक संचालक कहलाता है। पुस्तक संचालक को मिशन के माध्यम से समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वह समूह में होने वाले लेन देन का सही हिसाब किताब निर्धारित रजिस्टर में लिख सके। तो इन्हें अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है बुक कीपर को, पुस्तक संचालक को। चलिए उसके बाद देखिए आंतरिक लेन देन एवं ऋण की सुविधा। तो स्व सहायता समूहों के लिए जो आंतरिक लेन देन होता है और ऋण की सुविधा उसे अब यहाँ पढ़ेंगे। देखिए स्व सहायता समूह अपनी जमा एवं बचत को अपने सदस्यों को उनकी मांग आवश्यकता अनुसार ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। समूह के इस क्रियाकलाप को आंतरिक लेन देन कहते हैं। बिना आंतरिक ऋण एवं लेन देन के समूह अपने गठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। आंतरिक ऋण का आधार क्या होगा, आकस्मिक खपत और पूरक आय सृजित करने हेतु जो है आंतरिक ऋण दिया जाता है। तो आकस्मिक खपत हो या पूरक आय, इसे पूरा करने सृजित करने के लिए दिया जाएगा आंतरिक ऋण। तो देखिए स्व सहायता समूहों अपने सदस्यों को ऋण देने की प्रक्रिया, तो स्व सहायता समूहों द्वारा अपने सदस्यों को ऋण कैसे दिया जाता है उसके प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाएगा। देखिए ऋण, सबसे पहले तो ऋण के लिए ऋण मांगना पड़ता है। किसी सदस्य जिनको ऋण चाहिए उन्हें ऋण मांगना पड़ेगा। और कहाँ मांगेंगे, सदस्य समूह की बैठक में ऋण की मांग कर सकते हैं। समूह की बैठक में यह चर्चा हो कि वह सदस्य ऋण के योग्य है या नहीं, उसका चर्चा क्या बैठक में किया जाता है। समूह को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों को ऋण दिया जाता है। समूह में जो प्राथमिकता होता है उसके आधार पर दिया जाएगा। जैसे महिला प्राथमिकता हो जाएगा, कमजोर परिवार प्राथमिकता हो जाते हैं, तो उसके आधार पर जो है ऋण दिया जाता है। अब दूसरा क्या होगा, आंतरिक ऋण का प्रावधान। तो आंतरिक ऋण कब तक के और कितना दिया जा सकता है उसका प्रावधान किया गया है। तो समूह द्वारा 3 से 4 माह की निरंतर बचत उपरांत समूह को आंतरिक ऋण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। समूह की कुल पूंजी का 70% भाग आंतरिक ऋण पर चक्रीकृत रहे। ऋण पर ब्याज देय होगा। पूर्ण ऋण की अदायगी के पश्चात ही दूसरा ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो ये जो है ऋण, आंतरिक ऋण लेने के लिए जो है प्रावधान है। अगर पूरा ऋण दे दिया जाएगा, पहले वाला ऋण अगर लिए हुए हैं पूर्व का, उसे अगर दिया जाता है तभी जो है दूसरा ऋण दिया जाएगा। और ऋण पर ब्याज भी देना होता है। ठीक, और देखिए जो कुल पूंजी होता है उसका 70% भाग ही जो है आंतरिक ऋण के रूप में दिया जाता है। अब देखिए ऋण के लिए शर्त क्या होंगे, तो पहला शर्त क्या है, प्रथम बार में कोई सदस्य को उसकी बचत के 10 गुना से अधिक का ऋण नहीं दिया जाएगा। तो उसका जितना बचत है उसके 10 गुना से अधिक का ऋण नहीं दिया जाएगा पहली बार में। यदि पूर्व में ऋण लिया है तो उसकी वापसी की दर 90% हो चुका हो। तो पहला से अगर कुछ ऋण लिया हुए हैं तो उसका जो ऋण पहले लिए हैं उस ऋण का जो है 90% अगर जमा कर दिया गया है तभी उसके दिया जाएगा। सदस्य की उपस्थिति कम से कम 90% होना चाहिए। सदस्य द्वारा की गई बचत 100% हो। सभी प्रकार के ऋण के लिए एक सामान्य ब्याज दर, सामान्यतः 2% रहता है, एक सामान्य ब्याज दर रहता है, उसी ब्याज दर पे दिया जाता है जो मुख्य रूप से सामान्यतः 2% होगा। यदि ब्याज दर अलग है तो वह सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाना चाहिए। ऋण की रकम के हिसाब से ऋण वापसी की किस्तों पर का निर्धारण किया जाता है, यह भी सर्वसम्मति से किया जाएगा। अगर ऋण की रकम के हिसाब से ऋण की वापसी की किस्तों का निर्धारण, तो कितने किस्तों में देना है ऋण को, यह जो है सर्वसम्मति से सदस्य द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है। चलिए अब देखिए ऋण का पुनर्भुगतान। तो ऋण का पुनर्भुगतान, ऋण वापसी की समय अवधि 1 से 12 माह होगी। तो 1 से 12 माह के अंदर जो है ऋण को वापस करना होता है। समूह के सदस्य द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व निर्धारित समान किस्तों में किया जाएगा। तो पहले से निर्धारित जो किस्त रहेंगे उन्हीं किस्तों के माध्यम से जो है ऋण का भुगतान किया जाएगा। EMI जैसे किस्त निर्धारित रहता है, इतना इतना किस्त देना है, तो उसी किस्तों के आधार पर जो है इसमें भुगतान किया जाएगा। उसके बाद देखिए ऋण का समय
पर भुगतान न होने पर प्रति किस्त 5 रुपए से 10 रुपए दंड देना का भी प्रावधान किया गया है। तो सभी जो है किस्तों पे जो है 5 से 10 रुपए तक दंड दिया जा सकता है अगर समय पे जो है किस्त दिया नहीं जा रहा है तब। समूह विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंक, ग्राम कोष के लिए ऋण का पुनर्भुगतान का समय सीमा तय करेगा। पांचवा, ऋण के पुनर्भुगतान में यदि किसी सदस्य द्वारा कम राशि जमा की जाती है तो इस दशा में उस माह की किस्त पर का ब्याज पहले जमा करेंगे और शेष राशि को मूलधन से कम किया जाएगा। छठवां, समूह प्रेरक की जिम्मेदारी ऋण पुनर्भुगतान हेतु सदस्य को प्रोत्साहित करना एवं आवश्यक लेखा जोखा करने की होगी, साथ ही राशि को समय पर बैंक में जमा कराने हेतु ही जिम्मेदार होगा। तो ये सभी जो है इसके ऋण के लिए जो है शर्त और प्रावधान रखे गए हैं, वे सभी शर्तें हैं। ठीक, और यहाँ नोट पॉइंट और याद रखेंगे, ऋण की वापसी न होने की दशा में स्व सहायता समूह दंड के लिए विधान बना सकता है। तो इन्हीं के द्वारा विधान बनाया जाएगा। ऋण मासिक किस्तों में वापिस किया जाएगा, अधिकतम 30 मासिक किस्त हो सकते हैं। ठीक, तो 3 मासिक किस्त के माध्यम से जो है किए जा सकते हैं। चलिए, बैंक खाते का संचालन। तो बैंक खातों का संचालन इसके लिए 3 व्यक्ति रहते हैं और इसमें जो है 2 का सिग्नेचर अनिवार्य होता है। देखिए, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये 3 पदाधिकारी हैं। इनमें से किन्हीं 2 के संयुक्त हस्ताक्षर से ही जो बैंक खाते से जो पैसे निकालना हो तो किन्हीं 2 के संयुक्त हस्ताक्षर से ही निकाला जा सकता है। यदि पदाधिकारियों में परिवर्तन होता है तो समूह की कार्यवाही के साथ इसकी सूचना बैंक को भी दी जाएगी। तो अगर जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, इनका हर 2 वर्ष में बदलते रहते हैं तो उनका जो नए सदस्य बनते हैं तो उसकी सूचना जो है समूह की बैठक में कार्यवाही के साथ साथ इनकी सूचना बैंक को भी देना आवश्यक होता है। अब देखिए लाभांश का विवरण। इसके लाभांश का विवरण देखें तो लाभांश का वितरण समूह के सदस्यों द्वारा जमा बचत की राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात किया जाएगा। लाभांश की राशि समूह के निर्णय के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह कोष में जमा किया जाएगा या सदस्यों को वापस किया जाएगा। ठीक, तो जो लाभांश है वो किसमें, समूह के जो कोष है उसमें जमा किया जाता है या सदस्य के द्वारा आपसे जितना उनका जमा किए रहते हैं उस पार्टनरशिप के आधार पर जो है वितरण किया जाता है सदस्यों में। ठीक, तो ये जो है उनके लाभांश का वितरण होता है। समूह के कोष का निरीक्षण ग्राम संगठन द्वारा किया जाता है। तो ग्राम संगठन जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हो जाते हैं, इनके माध्यम से जो है इनका निरीक्षण किया जाता है समूह के कोष का। ठीक, तो यहाँ तक कि हमने स्व सहायता समूहों के संबंध में महत्वपूर्ण जो डिटेल है उन सबको पढ़ लिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा सारे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है बैंक लिंकेज। तो बैंक लिंकेज की पूरी अवधारणा को जो है हम अगले वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। ठीक, तो यहां तक के इस वीडियो में